हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, जी हाँ, या फिर यूं कहें कि लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 11th का आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आज यानी कि जिस दिन मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं और अपलोड होगी, आज डेट है बच्चों 27 Feb 2026। ठीक है, और ये वीडियो ना स्पेशली इवनिंग शिफ्ट के बच्चों की डिमांड पे बनाई जा रही है। ठीक है, वैसे तो देखो हमने आपको ऑलरेडी टोटल 9 से लेकर के 10 सैंपल पेपर करवा दिए थे, ठीक है ना, कल तक। लेकिन आपकी डिमांड थी कि सर जी आप ना जिस दिन हमारा पेपर होगा इवनिंग शिफ्ट का, ठीक है, 27 तारीख को, तो उस दिन आप कम से कम 1 घंटे की एक वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा थोड़ा और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इसी डिमांड पे बच्चों स्पेशली इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए ये वीडियो अपलोड की जा रही है, जिसके अंदर हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी के सॉल्यूशन के साथ में। और ये वीडियो तकरीबन 1 घंटा 10 से 5 मिनट की बनेगी। लेकिन हाँ, इस 1 घंटे के अंदर आपको हम कुछ कुछ और जो नए नए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, न्यू क्वेश्चंस हैं, ये बता देंगे, है ना। और साथ ही साथ कुछ आपको नए क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा देंगे, जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी बता देंगे। तो ये मानो कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है इस वीडियो से अच्छी करवा देंगे। पहले तो करवाई रखी है, लेकिन थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। वीडियो को पूरा देख लेंगे, आपकी डिमांड थी इसी वजह से, है ना। पैटर्न की बात करें तो सबको पता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। आपका खंड का में 12 MCQ, खा के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन, गा में आपके 4 नंबर के, 5वें खंड में आपके 6 नंबर के, और कार्टून पैसेज मैच, है ना, ऐसे करके इंग्लिश मीडियम में, है ना, ये चीज़ है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, सभी को पता होगा। ओके, तो चलो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हो इस 1 घंटे को मेरे साथ अटेंड करने के लिए, इस क्लास में अटेंड करने के लिए? रेडी हो बच्चों 1 घंटा इस वीडियो को समझने के लिए मेरे साथ? तो चलो शुरुआत करेंगे। ठीक है, तैयार हो जाओ बच्चों 1 घंटा पढ़ने के लिए। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, आप सभी बच्चों को जिनका आज पेपर होने वाला है, आप सभी को मेरी तरफ से आपके पेपर के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों। डिमांड थी आपकी एक पेपर की, लीजिए हमने डिमांड पूरी कर दी है आपकी, है ना। चलो सर, शुरुआत करते हैं आपके आज के पेपर की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस 1 घंटे के एपिसोड को। तो चलिए शुरुआत करेंगे। देखिए, शुरुआत करेंगे MCQ से। तो खंड ए है हमारा, यानी कि सेक्शन ए, जो कि 12 मार्क्स का आएगा, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। ओके बच्चों, तो सारे बच्चे इन MCQ क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में जरूर करें, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ग्राम पंचायत के बारे में सही कथन है। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से हमें यह तय करना है कि कौन सा ग्राम पंचायत के बारे में सही है। ठीक है, तो वो कथन कौन सा है बच्चों, ये हमें यहाँ पे जस्टिफाई करना है। तो करेंगे जस्टिफाई। देखो बच्चों, एक या फिर एक से ज्यादा गांव इस ग्राम पंचायत में होते हैं, सही बात है। ग्राम पंचायत का जो प्रधान है उसे सरपंच कहा जाता है या फिर मुखिया कहा जाता है। ग्राम पंचायत क्या काम करती है? तो ये गांव में पशुपालन, दुग्ध पालन, मुर्गी पालन, पेयजल, सड़क, पुल, घाट, इन सभी का निर्माण करवाती है। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे, है ना। तो कौन सा राइट हो जाएगा? वेरी गुड, डी वाला करेक्ट है। उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देख लीजिए, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्राम पंचायत। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ऑल ऑफ दी अबव। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, इनको कौन चुनता है? हम चुनते हैं या फिर कौन चुनेगा बच्चों? बस ये सोचिए कि कौन इनको चुनता है, कौन इनको इनके लिए वोटिंग करता है दरअसल। ठीक है, फटाफट से सारे बच्चे आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ए वाला। संसद और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, ये इलेक्ट करती हैं प्रेसिडेंट को। और इसके लिए जो प्रणाली उपयोग की जाती है वो होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर एकल संक्रमणीय मत वाली प्रणाली। ये पूछा जा सकता है कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं, याद कर लेना बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना का एक कारण है, यानी कि वन रीजन फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। ठीक है, तो वो क्या क्रिटिसिज्म है बच्चों, इसके बारे में यहाँ पे बताना है। देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूं अभी जो है ना
70+ बच्चे वॉचिंग पे हैं और लाइक की संख्या मात्र 10 से 12 है। गलत बात है भाई, जल्दी से लाइक करो। और इस सेशन के खत्म होने से पहले हमारा टारगेट है 101, ठीक है, 101 का लाइक का टारगेट है। सारे बच्चे इसको पूरा करिए जल्दी से जल्दी। तो देखो, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना का एक सबसे बड़ा कारण है कि ये ना अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पैरवी करता है। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है ना, इसके मॉडल की आलोचना करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को ना थोड़े से अधिकार ज्यादा दिए गए हैं, उनको विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, तो ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पैरवी करता है। ये इसका जो आलोचना है उसका कारण है। ओके, आया समझ बच्चों अच्छे से? हाँ सर आ गया। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अब इसके अंतर्गत संविधान सभा में दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में सही कथन का चयन करो। तो अब आपको उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। देखो बच्चों, किसने दिया था उद्देश्य प्रस्ताव? नेहरू जी ने दिया था। कब दिया था? तो 1940 में। हाँ एक चीज है, यहाँ पे एक डेट है 13 दिसंबर, याद रख लेना, 13 दिसंबर 1940 को दिया था, ठीक है। अब इसमें था क्या बच्चों? तो इसमें जो संविधान सभा के उद्देश्य हैं ये परिभाषित किए गए थे। इसी में जो भारत है इसको एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य कहा गया। इसके अंतर्गत समानता, स्वतंत्रता जैसे जो शब्द हैं वो भी लिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? वेरी गुड बच्चों, डी। ओके, तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव प्रपोजल है या रेजोल्यूशन है इसके बारे में डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो राज्यसभा के बारे में कथन है बच्चों, राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव कौन करता है? जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसे हम ऊपरी सदन कहते हैं या फिर राज्यों की परिषद कहते हैं। इसकी बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, अर्थात वर्तमान में 245 है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये गलत है भाई, क्योंकि कार्यकाल जो है ना इसका 2 साल का होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें 1/3 सदस्यों का जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो हर 2 साल में एक बार होता रहता है। दैट्स वाई 4 हमारे सही होंगे। तो 1 2 3 4 ये हमारे बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चों, सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में यहां से देख लेंगे। तो ये रहा आपका राज्यसभा के बारे में और आंसर हो जाएगा ये नीचे वाला। कहां गया? हाँ ये रहा, सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आ रहा है समझ? अगर समझ में आ रहा है तो सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर जी समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें कहा गया है, अभिकथन में कहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के अग्रणी एक ब्लैक नेता थे, एक काले नेता थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के अग्रणी काले नेता थे। कारण, मार्टिन लूथर किंग ने यह दलील दी कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है, ठीक है। मार्टिन लूथर ने क्या ऐसा कहा था बच्चों कि जो ये क्या नाम है, जो पृथक्करण की प्रथा है ये गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है? तो ये काफी डिफिकल्ट और बहुत ही डीपली पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत डीप पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसीलिए मैं लेके आया हूं ताकि आपको बता सकूं। आंसर क्या है इसका? आंसर ये कि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। और ये नेता क्यों थे बच्चों? क्योंकि इन्होंने ये जो है ना पृथक्करण, इसके बारे में अपने विचार दिए थे। तो ये व्याख्या भी है यहाँ पे। ओके, सेम देख लेंगे इंग्लिश मीडियम में, दोनों सही है, व्याख्या भी है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ करना है मिलान, ठीक है, मिलान करना है। तो चलो बच्चों देखते हैं अच्छे तरीके से। मिलान करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ना ढंग से पहचानते हैं, ठीक है। जो आपको इजी लगता है ना वो देख लेंगे। तो राजनीतिक समुदाय की समान सदस्यता, यानी कि एक देश के नागरिक होने के नाते आप एक राजनीतिक समुदाय की समान सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स पहले का भी, बस सर मिल गया आंसर बी वाला, ठीक है। अब जैसे कि फुटपाथी दुकानदारों के लिए राष्ट्रीय नीति कब आई थी बच्चों? तो याद कर लेंगे 1789 में। और यूरोप के नागरिकता के लिए पहली क्रांति कब हुई थी? सन 2004 में। और राष्ट्रीय पहचान से संबंधित क्या है बच्चों? यहाँ पे राष्ट्रीय गान, झंडा, भाषा, है ना, ये चीजें हैं। तो पहले का भी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए हो गया बच्चों। ओके, आ रहा है समझ? अगर समझ में आ रहा है तो सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर हमको समझ में आ रहे हैं एमसीक्यू, ठीक है, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिलता रहे हाँ कि बच्चों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, ढंग से समझ में आ रहा है कि नहीं तो मेरी मेहनत बेकार होगी फिर भाई, है ना। वो बताते चलिए मेरे को समझ में आ रहा है तो ढंग से। चलो सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों इसी को। यहाँ पे
ये रहा आपका क्वेश्चन और इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये रहा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक और मिलान है बच्चों। इस मिलान में क्या करना है, हमें एक तरफ नाम दिए गए हैं, एक तरफ है उनकी किताब। ठीक है, तो मतलब किताब है या फिर उनकी जगह का नाम है, जो भी है उसका हमें यहाँ पे एक तरीके से मिलान करना है अच्छे तरीके से। ओके जी शर जी, हाँ चलो अब मिलान करते हैं ढंग से। देखो सबसे पहले यहाँ पे हैं द रिपब्लिक। तो बच्चों द रिपब्लिक किताब किसकी लेखनी है, प्लेटो की। किसकी है बच्चों, प्लेटो, यानी कि पहले का भी। बस हो गया हमारा आंसर पूरा। अब जैसे सुकरात के शिष्य का क्या नाम है, ग्लाउकॉन। ठीक है, क्या है, ग्लाउकॉन, दूसरे का सी। प्लेटो यूनान का एक दार्शनिक है। ठीक है, सुकरात कौन है, ये एक दार्शनिक है। इस तरीके से है यहाँ पे डी वाला। ओके बच्चों, सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। द रिपब्लिक, प्लेटो, डिसिपल सुकरात, ग्लाउकॉन, प्लेटो, ग्रीस, सुकरात फिलोसोफर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको बताना ये है कि न्यायपालिका के द्वारा अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः जांच करना क्या कहलाता है। यानी कि न्यायपालिका जो होती है, जब वो कोई फैसला सुना देती है तो वो उसकी ना दोबारा से कई बार ना जांच करती है, कुछ कमी रह जाए या फिर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसकी दोबारा पुनः जांच करती है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है, दोबारा से जांच करना क्या कहलाता है। जल्दी से आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे। वाओ, दीपक सी हो जाएगा इसका, वेरी गुड। सुमित, अंचल, और ये यार आपका नाम मैं भूल गया, दाल चावल जो है, अंचल कुमारी, ठीक है, सारा कपूर, वेरी गुड, गगन। चलो मोस्ट ऑफ द बच्चों का बिल्कुल सही आंसर, इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, आगे इंग्लिश में देख लेंगे, इट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम पंचायतों के आय स्रोतों में निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। तो ग्राम पंचायतें जो हैं इनके आय के स्रोत होते हैं, तो आय के स्रोतों में कौन सा शामिल नहीं है। तो देखो आयकर, ठीक है, घरेलू कर और सरकारी किराया, ये सभी इनके स्रोत हैं। लेकिन भूमि पर लगने वाला स्थानीय कर, ये इनका स्रोत नहीं है। लोकल टैक्स ऑन लैंड, ये यहाँ पे नहीं है इनका। ओके जी सर, सही कहा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक न्याय को स्थापित करने का तरीका नहीं है। तो इसमें से ऐसा कौन सा तरीका है, तरीका नहीं है जिससे सामाजिक न्याय स्थापित हो। ठीक है, तो देखो समानुपातिक न्याय, इससे भी स्थापित होता है। ठीक है, समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। तो इसमें से ऐसा कौन सा बच्चों जिससे कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने का तरीका नहीं है। ठीक है, तो बताएंगे इसमें से कौन सा हो जाएगा। ओके, कुछ बच्चों का बी है तो कुछ का डी है ना, कुछ का बी है कुछ का डी है। ओके ओके, डी है, डी है, बी है, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, मोस्ट ऑफ द बच्चे एकदम सही आंसर किए जा रहे हैं। देखो सामाजिक न्याय को स्थापित करने का सही तरीका नहीं है कि सभी के जैसा एक जैसा व्यवहार करना। ठीक है, सभी के जैसा एक जैसा व्यवहार करना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त हो। अभी हमने देखा था बच्चों, राष्ट्रपति जो है ना वो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्य। अब ये जो 12 सदस्य होते हैं बच्चों, इन्हें किस विशेषज्ञता में वो जो है मनोनीत करता है राष्ट्रपति, किस विशेषज्ञता में, इस मामले में ये चूज करना है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आपका क्वेश्चन होता है उस हिसाब से। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें से, आंसर करेंगे सारे बच्चे। देखो कला और साहित्य ये तो है ही है। ठीक है, कला साहित्य ये तो है ही, बाकी का और क्या है। तो कला साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इस मामले में जिसको विशेषज्ञता प्राप्त हो उसे मनोनीत करता है राष्ट्रपति यहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों आपका। ओके चले, अब यहां पे हमारा शुरुआत होगा इस सेक्शन का, मतलब इस पेपर का अगला खंड, खंड बी है, सेक्शन बी रहेगा हमारा 12 मार्क्स का। एक बार सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताएंगे कि जो अभी हमने 12 MCQ किए इसमें से आपने कितने के एकदम राइट आंसर दिए। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी बताओ मुझे कितने के आपने एकदम राइट आंसर दिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कल पेपर है और अभी तक आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है,
जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। ओके, जल्दी से जल्दी बताओ सारे के सारे बच्चों। ओके, वेरी गुड। चलिए, मोस्ट ऑफ द बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है, मतलब सही है आपका एक तरीके से। जो भी आपका स्कोर है बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का काफ़ी अच्छा स्कोर है, एक दो हैं जिनका थोड़ा सा लो है, तो चिंता मत करो। सुबह जब आपका लाइव सेशन लेंगे ना तो और मज़े से पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो, कार्यपालिका किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन शामिल होता है, राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, और स्थायी कार्यपालिका। अब इन सबको एक बार में ढंग से समझ लो, ठीक है। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में समझ जाओगे। देखो, नाम से क्या पता चलता है, कार्य और पालिका, यानी कि कार्य को करने के लिए निगम, ठीक है। तो कार्य को करने के लिए निगम क्या है बच्चों, सरकार का वह अंग जो कि हमारी विधायिका यानी कि संसद जो होती है, इसके द्वारा बनाई गई नीतियों और कानूनों को लागू करती है तथा प्रशासन का कार्य करती है, ठीक है। तो ये है हमारी कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मंत्रिपरिषद, पूरा जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है वो सब शामिल होता है। नौकरशाही भी इसमें शामिल होती है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का इसका एग्जाम्पल है। अब बारी आती है बच्चों राजनीतिक कार्यपालिका की और स्थायी की। तो देखो, राजनीतिक कार्यपालिका में क्या होता है, नाम से पता चलता है ना, ऐसी कार्यपालिका जो राजनीति पर आधारित हो, अर्थात सरकार के प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, उनके जो मंत्री हैं उनको बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। क्यों भाई, क्योंकि ना ये जो है कुछ ही टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं, ये स्थायी नहीं होते हैं, निर्वाचित होते हैं ये, है ना, इसीलिए। अब स्थायी कार्यपालिका की बात करेंगे तो ये कौन होते हैं, ये वो लोग हैं जो रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि सिविल सेवक, आईएएस, यहाँ पे एपीएस तो नहीं होता भाई, आईपीएस होता है ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, जो कि रोज रोज के लिए होते हैं, यानी कि ये एक बार इलेक्ट हो गए ना तो फिर ये जो है तभी अपने पद से हटेंगे जब रिटायरमेंट ले लेंगे, है ना। लेकिन राजनीति में क्या होता है, आपका बहुमत हटा, आपका काम खत्म फिर यहाँ से, है ना, ये होता है। ओके, चलो, तो एक बात सारे बच्चे बता दें मुझे, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आ गया। तो सारे बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन 13, आप 13 नंबर लिख दीजिए, बस मैं समझ जाऊंगा कि समझ गए आप, ठीक है। जल्दी से लिखिए क्वेश्चन 13, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको समझ में आ चुका है। तब तक के लिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव एंड हु इज इन्वॉल्व इट, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव क्या होती है, कौन कौन इसमें इंक्लूडेड होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है, या इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके बच्चों, क्वेश्चन 13, यस सर, क्वेश्चन 13, यस सर, यस सर, वेरी गुड, यही तो मुझे सुनना था। चलो, अब एक ऐसा प्रश्न जिसको लेके आप सभी के मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि इसको लिखेंगे कैसे अगर आ गया एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद ने राज्यों को जोड़ा भी है तो राज्यों को तोड़ा भी है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क कीजिए। अर्थात एक नागरिक का अपने देश के प्रति दिखाने वाला प्रेम भाव जो है, ठीक है, अपने देश का सम्मान करना, ये सभी इसने क्या किया, राज्यों को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है। तो अब हमें इसी का एग्जाम्पल देके इसको बताना है। तो देखो बच्चों, राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण, वृहत राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया। तो पहला पॉइंट क्या दिखाता है, पहला पॉइंट ये दिखाता है कि राष्ट्रवाद ने राज्यों को जोड़ा है, जैसे कि छोटी छोटी रियासतें जो थी ना 19वीं सेंचुरी में यूरोप में, उनके एकीकरण के लिए, ठीक है। आज का जो जर्मनी है, इटली है, इसका जो एकीकरण वगैरह है वो इसी राष्ट्रवाद की वजह से हुआ था, ठीक है। अब दूसरा है पॉइंट कि राष्ट्रवाद ने देशों को तोड़ा भी है। राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्य के पतन का भागीदार भी रहा है। कैसे, 20वीं शताब्दी में यूरोप में ऑस्ट्रियाई, हंगरी और रूसी साम्राज्य के साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली, इन सभी साम्राज्य के बंटवारे के लिए मूल राष्ट्रवाद ही था, है ना, राष्ट्रवाद। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इसने देश को तोड़ा भी है, ठीक है, तो इसने जोड़ा भी है, इस तरीके से आप बोलेंगे। ओके बच्चों, जी सर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सेम इंग्लिश मीडियम में, नेशनलिज्म हैज बोथ यूनाइटेड एंड ब्रोकन स्टेट, गिव आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट योर आंसर। तो नेशनलिज्म हैज बोथ यूनाइटेड एंड ब्रोकन द स्टेट्स, तो देख लेंगे ये दोनों चीजें करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, नागरिकता के अर्थ को विस्तार से समझाइए। तो नागरिकता क्या होती है बच्चों, भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11,
इसमें नागरिकता के बारे में हर एक प्रावधान का वर्णन है। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है आपको कि जो नागरिकता के बारे में इन्फॉर्मेशन वो कहाँ पे है, भाग 2 में है। किस अनुच्छेद में? 5 से लेकर 11 तक। अब क्या होता है देखो, नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। अर्थात नागरिकता से मतलब ये हो गया कि आप अगर किसी देश के नागरिक हैं तो आपको उस समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता, उस देश की पूर्ण समान सदस्यता मिलेगी। ये होती है नागरिकता। ठीक है। राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ कुछ अधिकार भी दिए हैं। जैसे हम भारतीय हैं तो हमें भारतीय होने के साथ साथ ये जो हमारी पहचान है ना, इसके साथ साथ कुछ कुछ अधिकार भी दिए हैं, जैसे 6-7 हमारे पास में अधिकार है ना। इसीलिए हम संबद्ध राष्ट्र के आधार पर स्वयं को भारतीय कहते हैं, जापानी कहते हैं, जर्मनियन कहते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान या आस्था की स्वतंत्रता, न्यूनतम मजदूरी और शिक्षा पाने का अधिकार, ये सभी हर एक देश में शामिल होता है, खास करके लोकतांत्रिक देश में। ओके, इस तरीके से आप लिखेंगे बच्चों। चलो तो एक बार सारे बच्चे मुझे फटाफट से चैट सेक्शन में बताओ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। नागरिकता के अर्थ को विस्तार से समझाने वाला जल्दी बताएंगे एक बार, समझ में आ गया है तो। तब तक इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिटीजनशिप इन डिटेल। ठीक है, तो सिटीजनशिप के बारे में यहां से आप पढ़ सकते हैं बच्चों। ओके, हाँ जी सर, आ गया समझ जी सर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें संघवाद के अर्थ को विस्तार से समझाना है, यानी कि फेडरलिज्म, संघवाद। तो देखो बच्चों, संघवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है संघ, एक होता है वाद, अर्थात संगठित रहने का विचार। इसमें क्या कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक साथ संगठित रहने को हम संघवाद कहते हैं। ठीक है, संघवाद की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में मानी जाती है, अमेरिका से मानी जाती है। तो संघवाद का मीनिंग क्या हो गया, शाब्दिक मीनिंग की बात कर लेते हैं पहले। एक साथ मिलजुल कर रहने का विचार। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों की बात होती है। अब देखो, संघवाद जो है ना, ये एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था समाहित होती है। इसमें एक होती है केंद्रीय स्तर पे यानी कि संघीय व्यवस्था, एक होती है प्रांतीय स्तर पे यानी कि राज्यीय व्यवस्था। केंद्रीय या संघीय, ये सरकार जो होती है इसका पूरा का पूरा देश कार्यक्षेत्र होता है और उसके जिम्मे जितने भी राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं ये होते हैं। संघ सूची के विषयों पे केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, ये चीज है ना। और राज्य जो होती है वो राज्य सूची पे कानून बनाएगी। तो हाँ, इस तरीके से हमारा संघवाद का जो अर्थ है वो यहाँ पे पूरा हो गया। ओके बच्चों, हाँ जी सर, पूरा हो गया, पूरा हो गया। चलो अगला देखो कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म इन डिटेल। तो फेडरलिज्म की मीनिंग क्या है बच्चों, इसको डिटेल में समझाइए। ओके, तो ये रही आपकी बातें, आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। आधुनिक युग में अधिकार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, आज के टाइम पे अधिकार कितने प्रकार के हैं? एक है प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, एक है नैतिक और एक है कानूनी। अब देखो हर एक चीज का, देखो सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें जन्म के समय से मिले होते हैं। जैसे कि हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, हमें संपत्ति का अधिकार है, जैसे हमारे जब हम जन्म लेते हैं तो जो हमारे पिता की वसीयत होती है, जो भी होता है वो सब कुछ हमारे पास में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा नैतिक अधिकार, व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े हुए अधिकार इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि माता पिता की सेवा करना, शिष्ट व्यवहार करना, सच्चा चरित्र, आदर का भाव रखना। ठीक है, कानून की बात करेंगे तो इसमें जो कानूनी मान्यता वगैरह है ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं एक तरह से, है ना। इस तरीके से करेंगे बच्चों। चलिए अब इसी का इंग्लिश मीडियम में डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ राइट्स इन द मॉडर्न एरा देख लेंगे। नेचुरल राइट्स हो गए, मॉरल राइट्स हो गए, लीगल राइट्स हो गए, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा हमारा टर्म आता है, टर्म है निवारक नजरबंदी। ठीक है, निवारक नजरबंदी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है यदि सरकार को ये लगे कि कोई भी व्यक्ति देश की कानूनी व्यवस्था, देश की शांति और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे बंदी बना के डाल दिया जाता है जेल में और उस पर नजर रखी जाती है। ठीक है, इसकी अवधि हालांकि 3 महीने तक की होती है और इसके उस 3 महीने के बाद में उसे जो है किसी कोर्ट के सामने, सलाहकार बोर्ड के सामने ले जाया जाएगा, फिर फैसला होगा उसका। ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके बच्चों, चलो
तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। तो एक बार सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताएंगे, अगर आपको सेक्शन बी समझ में आ गया तो आपको लिखना है बी यस सर, ठीक है। सेक्शन बी समझ में आ गया तो लिखेंगे बी और यस सर जल्दी से, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिले कि हाँ भाई सब कुछ अच्छे से ढंग से आपको समझ में आ गया है। ओके, जल्दी से लिखेंगे सारे के सारे बच्चे। यस सर जी, आ गया समझ, यस सर यस सर। चलो अब हमारा शुरुआत होगा बच्चों खंड नंबर सी, ठीक है, सेक्शन सी, जो कि रहेगा हमारा 20 मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना अब इसको, ठीक है। देखो, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कब और कैसे हुआ था। तो यहां से बहुत सारे एमसीक्यू आपके निकल के आ जाएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कैसे थी, ठीक है। तो देखो, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी, तब उस पार्टी के चीफ ने ही भारतीय संविधान सभा का बनाने का मार्ग खुलाया, ठीक है। वायसराय लॉर्ड वेवल, उसने इसकी पुष्टि की। अब देखो, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य से 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि निकाय की, यानी कि जो संविधान सभा है, इसकी सदस्य संख्या 389 रहेगी। अब चलो 389 मेंबर्स तो बता दिए इसने, ये रहेंगे। अब इनका वर्गीकरण कैसे किया उसने, तो उसने बताया, कैबिनेट मिशन ने बताया कि 292 तो रहेंगे उस एरिया से जहां पे अंग्रेज स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं, 4 होंगे प्रतिनिधि जो चीफ कमिश्नरों के प्रांत हैं, और 93 होंगे भारतीय रियासतों से। तो 3 तरीके से सदस्यों का वर्गीकरण उसने किया। सीट वर्गीकरण, ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिए गए, 10 लाख लोगों पर एक सीट, ठीक है। और हर एक सीट को ना 3 समुदाय में बांटा गया, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के हिसाब से। ओके, इस तरीके से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे बताएं कि हमारे संविधान की जो सभा बनी, ठीक है, संविधान सभा बनी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी, इसके बारे में अब आपका डाउट हो गया पूरा क्लियर, यहाँ पे हो गया कि नहीं? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, जल्दी से बताएंगे। जी सर, हो गया डाउट क्लियर। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो अब बढ़ेंगे आगे, अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर जी, संविधान सभा जो है वो देश का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, इसको सिद्ध कीजिए सर। तो चलो अब इसको ढंग से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, हमारे देश की संविधान सभा जब बनी तो इसमें कुछ कमियां रह गई। दो तरीके से आ सकता है कि संविधान सभा की कमियां लिखिए, या फिर संविधान सभा देश का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी बच्चों, ठीक है। तो पहला पॉइंट, अत्यधिक दबाव था, क्योंकि देखो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे, इस पर सरकार का, जनता का और आज़ादी की चिंता का बहुत अत्यधिक दबाव था, तो इसे दबाव में बनाया गया संविधान है ये। फिर प्रभुसत्ता की कमी, कैसे? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे भारत की जनता के द्वारा नहीं किया गया था, यानी कि हमारे ही देश के लिए बनाए गए संविधान को जो लोग बना रहे थे, उन्हें हमारे ही देश के लोगों ने नहीं चुना, है ना, मतलब आम जनता ने नहीं चुना दरअसल, ठीक है। तो चुने कैसे गए थे? 1935 के प्रांतीय चुनाव के चयनित लोगों के द्वारा। अब था इसमें कांग्रेस का वर्चस्व भैया, क्या ये? क्योंकि जब विभाजन हुआ ना, उसके बाद में जब चुनाव हुए तो ये देखा गया, मतलब चुनाव से पहले ये देखा गया संसद में कि 82% जो वोट्स हैं या जो सीटें हैं वो तो कांग्रेस की हैं, तो मतलब संविधान सभा में कांग्रेस का आधिपत्य, कांग्रेस की ही ज्यादा चलती होगी, है ना, तो कांग्रेस का वर्चस्व था। प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण, अर्थात जो देसी रियासतें थी इनको भी संविधान बनाने के लिए आना होता था, लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने जो है जैसे जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर हो गई, और भी बहुत सारी थी, हैदराबाद रियासत वगैरह, तो इन सभी ने क्या किया, इन सभी ने संविधान सभा में जाने से मना कर दिया और ये कहा कि हम संविधान मानेंगे ही नहीं। फिर धार्मिक विभिन्नता आ जाती है, अर्थात सभी धर्मों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति जनजातियों के मात्र 28 सदस्य थे, यानी कि जहां हर एक धर्म के बहुत सारे लोग थे, तो वहीं सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के 28 सदस्य। एक पॉइंट और ये लिखेंगे बच्चों, क्या सर? कि महिलाओं की भागीदारी भी कम थी इसमें, ठीक है।
महिलाओं की भागीदारी भी कम थी इसमें। ओके, तो दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे। अब इंग्लिश में देखेंगे, व्हेन एंड हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म्ड, तो कब बनी थी बच्चों, ये देख सकते हैं सारी चीजें। पहले तो आएगा कैबिनेट मिशन के बारे में, फिर प्रूव द स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग द कंट्री प्रॉपरली। ठीक है, तो कैसे होगा बच्चों इसका आंसर, ये रहा, आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, क्या रीजन है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, है ना। तो क्या रीजन हो सकते हैं इसके, फटाफट से सोचो बच्चों। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ ढंग से, ध्यान से समझना। जब हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी होता है। कैसे, भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक दृढ़ निर्णय लेने वाला नागरिक बनाने के लिए। भविष्य में हमारे सामने कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो उसको हमें टैकल कैसे करना है और उस समय हमें एकदम धैर्य बनाते हुए एक सही निर्णय कैसे लेना है, ऐसा नागरिक बनाती है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने से हम अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में सब समझ लेते हैं। एक अधिकार संपन्न व्यक्ति एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए राजनीतिक चेतना जागृत करना जरूरी है, जिसके लिए सिद्धांत पढ़ने बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हमें वाद विवाद करना हो, तर्क वितर्क करना हो, लाभ हानि के बारे में डिस्कशन करना हो, तो ऐसे में सही निर्णय लेने की कला कौन सिखाता है, राजनीतिक सिद्धांत। शासन व्यवस्था तथा लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान सिखाता है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए बच्चों। आ गया समझ, तो एक बार सारे बच्चे जल्दी बोलेंगे, समझ में आ गया तो क्वेश्चन 20 यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 एंड से यस, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। ओके, चलो अब अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख लीजिए, वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, तो क्यों पढ़ना चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी को, ये पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया है भारत में अपनाई गई चुनावी प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो बच्चों भारत में जो चुनावी प्रणाली अपनाई गई है इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम 2 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ अभी। ठीक है, और आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ अभी, मतलब 1 से 2 मिनट का ब्रेक है। तो आप क्या करो, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सारे बच्चे आंसर मुझे बताएं जल्दी से। इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, सारे बच्चे आंसर करें। ठीक है, मैं आपके कमेंट को पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर करो, इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सारे के सारे बच्चे। ओके, तो आ चुके हैं वापस और देखते हैं। वाओ, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार हम इसको, नागरिक जो है इसके अधिकार में क्या शामिल होगा, स्वतंत्रता का अधिकार, राजनीतिक में मत देने का अधिकार, सांस्कृतिक में मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार, और आर्थिक में न्यूनतम भत्ते का अधिकार, यानी कि बी वाला हमारा एकदम सही। ठीक है, चलो वापस से चलते हैं। तो हम डिस्कशन कर रहे थे बच्चों कि भारत में अपनाई गई चुनावी प्रणाली, इसके बारे में बताइए। तो बच्चों कौन सी प्रणाली हमने अपनाई हुई है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, ये प्रणाली अपनाई हुई है। अब इसके क्या विशेषता है, क्या है क्या नहीं, तो ध्यान से सुनो। देखो, चुनाव में सबसे अधिक वोट पाने वाला विजेता बनता है,
फिर चाहे जीत का अंतर 1 वोट से ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। आगे, देश को ना छोटे छोटे इलेक्शन जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक इलेक्शन जोन से एक जो प्रतिनिधि है उसे चुना जाता है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, यानी कि हम क्या कहते हैं, हम किसी प्रत्याशी को, उम्मीदवार को वोट देते हैं। ठीक है, और हम उसे जानते भी हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्ग एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करते हैं। देखो, चाहे कितनी भी धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हो जाए, चाहे कितनी भी किसी मामले में दिक्कतें हो, लेकिन जब चुनाव की बात आएगी ना, तो हर एक सामाजिक वर्ग का व्यक्ति मिलकर अपने ऊपर जो शासन करेगा उसे मिलजुल कर चुनते हैं। ठीक है, एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। संसदीय सरकार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। यूके हो गई या फिर भारत हो गई, यहाँ पे ये व्यवस्था अपनाई गई है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, चलिए आगे देखेंगे। तो इसी का इंग्लिश मीडियम, डिस्क्राइब द इलेक्टोरल सिस्टम अडॉप्टेड इन इंडिया। अगला क्वेश्चन, नागरिकता के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नागरिकता कई प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है जन्मजात, ऐसी नागरिकता जो व्यक्ति को राज्य में जन्म के आधार पर मिल जाए उसे जन्मजात कहेंगे। एक होती है राज्य प्रदत्त, इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा किसी विशेष परिस्थिति के कारण नागरिकता प्रदान करनी पड़े, यानी कि राज्य खुद नागरिकता दे रहा है उस व्यक्ति को। ठीक है, अब एकाधिक नागरिकता क्या होती है, यह कोई देश अपने नागरिकों को प्रदान करता है जिसमें वह किसी भी राज्य का वासी हो, परंतु वो नागरिक कहलाएगा। यानी कि जैसे भारत है, तो भारत ने अपने सिटीजन्स को नागरिकता दे रखी है ना, तो इसमें वो भारत के किसी भी राज्य में जाए वो कहलाएगा भारतीय है। एक होती है दोहरी नागरिकता, जब किसी व्यक्ति को देश की भी और प्रांत की भी नागरिकता मिली हो, जैसे कि अमेरिका और फ्रांस में होता है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती है बहुत सारे लोगों के लिए, है ना। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। ओके, तो बच्चों हम लोग अपने 101 ठीक है लाइक के टारगेट के पास बहुत अचीव है। ठीक है, मतलब टारगेट अचीव करने के पास हैं, तो जल्दी से लाइक करो, जिसने भी लाइक नहीं किया जल्दी से जल्दी। चलो अब इंग्लिश में, राइट द टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के क्या क्या टाइप्स होते हैं आप यहां से पढ़ लीजिए। चलो ये वाला प्रश्न बच्चों मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिया है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जिसमें आपको आंसर अगर थोड़ा बहुत भी पता है लेकिन आप उसको लिख नहीं पाओगे, अच्छे से भी पता है तो 1-2 लाइन में अटक जाओगे, इसीलिए लिया है। क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अर्थात प्रधानमंत्री की जो पावर है, ठीक है, और उनका जो यूज है वो उस समय की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब ऐसा क्या है भाई इसके बारे में जो इतना क्यूरियोसिटी है इसके बारे में, तो देखो बच्चों, प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग उसकी उस टाइम की पॉलिटिकली जो सिचुएशन है उस पर निर्भर करता है। कैसे, देखो, जब भी किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रहीं, परंतु जब राजनीतिक दलों की गठबंधन की सरकारें बनी तब ऐसा नहीं रहा। अर्थात देखो, चुनाव हुए, चुनाव में प्रधानमंत्री को मतलब एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना, जैसे मान लीजिए कोई भी ए पार्टी है, लोकसभा में उससे बहुमत मिल गई तो अब एक प्रधानमंत्री बनेगा और उसका मंत्रिमंडल कैबिनेट बनेगा, है ना। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की जो शक्ति है वो क्या है, पूरी तरीके से वो यूज कर सकता है। लेकिन जब सरकार गठबंधन की बने तब ऐसा नहीं होता है। कैसे, 1989 में भारत में अनेक गठबंधन की सरकारें बनी। अब यहां पे ये देखा गया कि ये सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि 5 साल तक नहीं रुक पाई। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्हें त्यागपत्र दे दिया गया या फिर वे हटा दी गई। अब इसके कुछ पहलू निकल के आए। क्या पहलू निकल के आए बच्चों, कि प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों की भूमिका बड़ी है। ठीक है, प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार है इसकी भूमिका बड़ी है। और इसी के साथ ही साथ गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है और प्रधानमंत्री के अनेक विशेष अधिकारों पर अंकुश लगा है, कुछ अंकुश लगा है। प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को अकेले तय नहीं कर सकता है, जब भी गठबंधन की सरकार होगी तो, है ना।
तो इसलिए हम कहते हैं ऐसा। अब इंग्लिश में देख लीजिए बच्चों, द प्राइम मिनिस्टर एंड देयर एक्सरसाइज डिपेंड ऑन पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग एट द टाइम। क्लैरिफाई, तो कैसे क्लैरिफाई करेंगे, इस तरीके से पढ़ सकते हैं बच्चों। ओके, चलो अब हमारा अगला सेक्शन शुरुआत होगा, सेक्शन डी है, यानी कि खंड डी शुरुआत हो चुका है 4 नंबर का। तो चलो देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। हाँ, नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए। तो गद्यांश पढ़ते बच्चों देखो क्या लिखा है। समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार, काम के लिए अधिकार, उसी प्रकार की मांग जैसे अधिकार जो पुरुषों के जैसे अधिकार मिले ना, वैसी अधिकार की मांग। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया, उन्हें यह महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जो अधिकार पहले से पुरुषों को मिले हैं और अब महिलाओं को भी मिले हैं, तो उन्हें यह देखा गया कि महिलाओं को भी इन अधिकारों को एडजस्ट करने में थोड़ी और दिक्कतें आएंगी, जिसके लिए क्या किया, क्या नाम है, विशेष सुविधाओं की जरूरत पड़ी। और भी एक आधा पॉइंट है, जैसे मातृत्व अवकाश हो गया, कार्यस्थल पे बाढ़ जैसे प्रावधान हो गए। क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश में कौन सा विषय है, बच्चों का विषय है, पुरुष का विषय है, महिला का विषय है, क्या विषय है उपरोक्त गद्यांश में। ठीक है, ओके, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसमें महिलाओं के बारे में बताया गया है। अब देखो, नारीवाद से क्या मतलब होता है, नारीवाद का क्या मीनिंग होता है, महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकारों पे बल देना, या फिर महिला पुरुष समानता स्थापित करना। तो नारीवाद का मतलब क्या होता है बच्चों, महिला पुरुष समानता को स्थापित करना, ये होता है नारीवाद। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पिछड़े, ठीक है, पिछड़े और दलितों के शोषण के उदाहरण को समझाइए, इसमें से कौन है। ठीक है, यानी कि देखो, भारत में पिछड़े और दलितों के शोषण का जो उदाहरण है, वो किस तरह का जो अन्याय किया जाता है उनके साथ में, उसका एग्जाम्पल है। तो ये हमें यहाँ पे देखना है। तो देखते हैं बच्चों कौन सा होगा यहाँ पे। सामाजिक तो नहीं होगा, पिछड़े हुए लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। हाँ, आर्थिक होगा भाई, क्यों, क्योंकि अमीर लोग इनके साथ में अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, दलित और पिछड़े लोगों के शोषण के लिए। अगला, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने के बावजूद महिलाओं को विशेष अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़े, यानी कि महिलाओं को भी पुरुषों जैसे समान अधिकार हैं, लेकिन उन अधिकारों के बावजूद भी उन्हें कुछ विशेष अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। क्यों भाई, क्योंकि महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की वंचित स्थिति के कारण और राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में न्यून महिला भागीदारी के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, जिसे आप इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और मैंने आपको समझा भी दिया है बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अब ये पैसेज है हमारा इंग्लिश मीडियम में, तो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन सारे के सारे आप देख सकते हैं। टू विच सब्जेक्ट डज द वो पैसेज थ्योरी रिलेट टू फ्रॉम वुमेन, व्हाट इज मीन बाय फेमिनिज्म, तो एस्टेब्लिशिंग जेंडर इक्वालिटी। और इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बी, एंड लास्ट का आपका ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25। और 25 में है यहाँ पे एक हमारा कार्टून में कहा गया है ये हड़ताल चल रही है। ठीक है, डाक विभाग की हड़ताल चल रही है। इधर न्यायपालिका का ऑर्डर आया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तुम लोग ये जो हड़ताल है इसे बंद करो, लोगों को नुकसानी हो रही है। डाक हड़ताल, कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, और ये नाम। ठीक है, तो जैसे ये पोस्टर नहीं होता है, इंग्लिश में आपने पोस्टर राइटिंग की थी, तो कुछ ये वैसा ही यहाँ पे पोस्टर राइटिंग है। ठीक है, बट ये कैसी है, पॉलिटिकल साइंस के लिए है। ओके, तो चलो देखते हैं इसको अब आगे। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, उपरोक्त चित्र में न्यायालय ने किस विषय पे फैसला सुनाया है। तो कौन से विषय पे सुनाया बच्चों, बंद और हड़ताल के विषय पे, जो कि क्या है, अवैध है न्यायपालिका के माध्यम से, न्यायपालिका की नजर में। उपरोक्त चित्र में न्यायपालिका किस विषय पे हस्तक्षेप कर रही है बच्चों, तो कौन से विषय पे कर रही है, डाक हड़ताल पे। ठीक है, न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू हुआ है बच्चों, तो जब न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया तो डाक हड़ताल खत्म हुई और जनता को सुविधा मिली। हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया, तो न्यायपालिका ने निर्णय दिया
कि कोई भी सरकार का ऐसा समूह जो सार्वजनिक हित में काम करता हो, ऐसे जो विभाग हैं सार्वजनिक हित वाले, वो कभी भी हड़ताल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना करेंगे अब से। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इंग्लिश में देख लेंगे, ये आपके तीनों चारों क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। ओके, अब एक बार सारे बच्चे मुझे अभी ये बताओ कि आपके लिए मैंने एक मैप का लाइव सेशन लिया था, ठीक है, एक अलग से मैप का मैंने लाइव सेशन लिया था। तो क्या आप सभी बच्चों ने वो वीडियो देखी है मैप वाली? अगर देखिए तो बताएंगे। आपको लिखना है मैप और यस सर, ठीक है, लिखना है मैप और यस सर, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने वो वाली वीडियो देखी है, वो वाला लाइव अटेंड किया है बच्चों। हाँ जी, कोमल यस, गेम जोन यस सर, और ये कौन है, मंसूरी, मैप यस सर, वाओ, क्वीन पायल और रानी, बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब अच्छी बात है भाई, आपने मैप देख रखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मैप देख रखा है ना, अभी पता चल जाएगा देखा है कि नहीं, प्रैक्टिस अच्छे से की है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन हमारा देखते हैं मैप का। पहला है, वह राज्य जिसका गठन 1960 में हुआ। यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ सारे। एक हमें ढूंढना है वो राज्य जो 1960 में बना। एक दक्षिण भारत का 2 सदनीय विधायी राज्य, एक पूर्वी भारत का 1 सदनीय विधायी राज्य, एक पश्चिमी भारत का 1 सदनीय विधायी राज्य। ठीक है, ध्यान से समझो बच्चों। पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 1960 में बना हुआ राज्य कौन सा है। ठीक है, 1960 का बना हुआ राज्य कौन सा है इनमें से, जल्दी से बताओ। BACD कौन सा है इसमें से, कौन सा है 1960 में बना हुआ राज्य? आपको मैंने ट्रिक बताई थी ना बच्चों। हाँ, गुजरात, मिस्टर सुमित 98, बहुत अच्छे बच्चे, गुजरात आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले के लिए गुजरात। अब बताओ दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य। अब यहाँ पे ना 2 है विधायी राज्य द्विसदनीय, लेकिन याद रखना एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पश्चिमी भारत का, एक सेकेंड, मे भी यहाँ पे ना क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है बच्चों? मिस्टेक यहाँ पे ये है कि इसके अंदर से ना इसको हटा दो आप। ठीक है, सी को यहाँ डाल दो, सी को यहाँ डाल दो, और इसको बोलो ये चौथा वाला, एक सेकेंड, नहीं चौथा वाला नहीं, इसमें हम बोलेंगे पूर्वी भारत, और ये हो जाएगा द्विसदनीय विधायी राज्य। एक बार पहले सॉल्व करते हैं। तो 1960 में बना हुआ राज्य है हमारा गुजरात। ठीक है, और दक्षिण भारत में द्विसदनीय विधायी राज्य हैं, वैसे 2 दे रखे हैं, एक तो हमारा महाराष्ट्र है, एक ही हमारा आंध्र प्रदेश है। पूर्वी भारत का 1 सदनीय विधायी राज्य, तो वो हमारा यहाँ पे डी आ जाएगा। और पश्चिमी भारत का 1 सदनीय विधायी राज्य, तो पश्चिमी भारत के लिए तो यार ये बी होना चाहिए गुजरात। मतलब मैप में थोड़ी यहाँ पे रॉन्ग वो हो गई है, वो क्या बोलते हैं, रॉन्ग, एक वो मिस वर्डिंग हो गई एक तरीके से। ठीक है, तो चलिए वैसे तो मैप मैंने आपको समझा दिया है। लो एक काम करते हैं, दूसरा मैप समझा देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि ये वाला मैप है, देखो बच्चों, एक सेकेंड, ये भी वही है क्या? हाँ शायद मेरे हिसाब से ये भी वही मैप है, वेट अ मिनट। हाँ ये ठीक है बच्चों। देखो इसमें दरअसल मैंने बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन लिखे हैं कि उत्तर भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, पूर्वी भारत का, पश्चिमी भारत का, है ना। अब मैं आपकी ना एक प्रैक्टिस करवाता हूँ बढ़िया तरीके से, आप मुझे बताना, जो मैं आपसे आंसर पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर बताना मुझे। ठीक है, तो देखो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 1960 में ना 2 राज्य बने थे। ठीक है, 1960 में 2 राज्य बने थे जिनको याद करने की ट्रिक थी GM, यानी कि गुड मॉर्निंग। तो इसमें हमें ये बताओ कि इसमें M कौन सा राष्ट्र है। ठीक है, M कौन सा राष्ट्र है, मुझे ये बताओ सारे बच्चों, सारे बच्चे बताओ। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, GM यानी कि M से क्या, कौन सा राष्ट्र है बच्चों। ठीक है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, जितने अभी सेशन में ज्वाइन है सब के सब एक तरफ से जो मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, जितने भी ज्वाइन है जल्दी से जल्दी बताएंगे। ओके, GM, M से है महाराष्ट्र और G से है गुजरात। वेरी गुड। तो 1960 में आपके 2 स्टेट बने थे, समझ गए। एक है आपका यहाँ पे ये गुजरात, और C हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए एक खत्म। दूसरा, 1966 में 2 राज्य बने थे, उसकी ट्रिक क्या थी? HP,
ट्रिक है एचपी, ठीक है। तो अब वो 1966 में 2 राज्य एचपी के कौन कौन से थे, तो इसमें बताओ मुझे, ठीक है। ये एचपी मतलब कौन से 2 स्टेट है हमारे, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे जितने भी ज्वाइन हैं। एचपी मतलब कौन से 2 स्टेट, जल्दी से बच्चों। जिसने भी इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, एक लाइक कर दो बच्चों। आपका एक ही लाइक बहुत मोटिवेट करता है हमें, ठीक है। तो लाइक करो जल्दी से। और इस सेशन के एंड होने से पहले लाइक का एम अब बढ़ा देते हैं 151, ठीक है, क्योंकि हमारा 101 तो टारगेट पूरा हो गया। ठीक है, चलो। हाँ, पंजाब और हरियाणा, ठीक है बच्चों, ये ऊपर वाला पंजाब और ये नीचे वाला हरियाणा। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है। बताओ बच्चों, बिहार से कौन सा स्टेट अलग किया गया, ठीक है। ये सन 2000 में किया गया था बच्चों। तो सन 2000 में बिहार से कौन सा स्टेट अलग किया गया, आप उसका पहला वर्ड लिख सकते हैं या फिर पूरा नाम भी लिख सकते हैं। पहला वर्ड या पूरा नाम भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा नाम या पहला वर्ड। ओके, सारे बच्चे बताएंगे, वेरी गुड। झारखंड है, बिल्कुल बढ़िया। देखो बिहार हमारा यहाँ पे है और इसके नीचे ये वाला जो है ये है झारखंड। ओके, चलो अब मुझे बताओ, एमपी से अलग करके कौन सा स्टेट निकाला गया, एमपी को काट के कौन सा स्टेट बनाएगा, डिवीजन किया गया था किस स्टेट का, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। एमपी से, बहुत बढ़िया बच्चों, एकदम बहुत बढ़िया, सही आंसर है सबके, सबके एकदम बढ़िया बढ़िया सही सही आंसर आ रहे हैं आज, क्या बात है। कहाँ से पढ़ाई करते हो, अच्छा जसमंड नॉलेज से, हाँ इसीलिए आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये है आपका एमपी और ये रहा नीचे आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़। ओके, चलो अब बताओ, यूपी से कौन सा स्टेट अलग किया गया था, यूपी से कौन सा स्टेट अलग किया था सन 2000 में, सारे बच्चे आंसर करेंगे। सन 2000 में कौन सा यूपी से अलग किया गया था, जहां से गंगा नदी भी निकलती है, जहां पे हरिद्वार भी है, जहां पे सब है, ठीक है। यूके यानी कि उत्तराखंड, वेरी गुड बच्चों, ये है आपका यूके यानी कि उत्तराखंड। ओके, बाकी देखो एक ट्रिक तो वो मैंने आपको बता ही रखी है, जो द्विसंधि विधायी राज्य होते हैं बीयू वाली, है ना। बी से मतलब बिहार, यू से मतलब आपका यूपी, ठीक है। दक्षिण भारत के लिए बता रखी है आपको मटका, है ना। एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, टी से तेलंगाना, का से कर्नाटक, ए से आंध्रा, है ना। तो देखो 5 मिनट के अंदर हमने पूरा मैप एक बार ऐसे रिवाइज कर लिया, जैसे एक दूसरी क्लास का बच्चा पढ़ता है, एकदम ऐसे रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस भी करवा दी आपकी बहुत अच्छे से, है ना बच्चों। हाँ सर, अब मजा आया ना, वाह क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब शुरू करेंगे अपने, कहाँ गए क्वेश्चन हमारे, हाँ क्वेश्चंस कहाँ हैं, कहाँ, ये रहे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर, पहले खंड ई शुरुआत होगा, सेक्शन ई 24 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन नंबर 27 इसमें पूछा गया है, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। न्यायपालिका के द्वारा लागू किए गए जो रिट होते हैं, ठीक है, रिट, यहाँ पे रिट लिखना भूल गया मैं, रिट जो होते हैं इनकी व्याख्या करो। तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। चलो आप सारे बच्चे मुझे ये बताओ तब तक कि जैसे संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि ये अधिकार किस आर्टिकल में है, एक ही आर्टिकल है वो, और वो आर्टिकल कौन सा, ये आपको मुझे चैट सेक्शन में बताना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब इस अधिकार के तहत नागरिक जो है अपने अन्य मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पे सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ विशेष आदेश जारी करती है जिसे रिट कहते हैं, ठीक है। वाओ, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, अनुच्छेद 32 में कहा गया है, बहुत बढ़िया। अफसाना 32 या 35, 32 में है बच्चे, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर किया है 32, बहुत बढ़िया बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा 32। चलिए बहुत अच्छे, चलो हम लोग कहाँ पे थे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखो न्यायपालिका बहुत सारे रिट जारी करती है, जिसमें से ना पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नाम से पता चलता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जब कोई सरकारी ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेके आता है तो उसे विद इन 24 आवर्स
न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है और प्रस्तुत करने पर न्यायपालिका तय करेगी गिरफ्तारी का कारण और तरीका सही है या नहीं। अगर हाँ तो फिर इसको सजा होगी और नहीं तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है परमादेश। परमादेश बेसिकली तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को यह लगता है ना कि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कानून, अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तब ये होता है बच्चों परमादेश। ठीक है, फिर है निषेधाज्ञा। तो जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमण करके किसी अन्य मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकती हैं, इसीलिए इसे निषेधाज्ञा कहते हैं, प्रतिषेध कहते हैं। तो निषेधाज्ञा क्या हो गया? ऊपरी अदालत के द्वारा निचली अदालत को मना करना कि ये तुम्हारे हक के बाहर है, ठीक है, तुम्हारे हक का नहीं है, ये इधर भेजो, हमारे पास भेजो, है ना। इसे बोलते हैं निषेधाज्ञा, प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा, जैसे कि नाम से पता चलता है अधिकार परीक्षा। तो जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पे नियुक्त हो गया है जिसके लायक उसकी क्या नाम है, उसका कोई कानूनी हक है ही नहीं, ठीक है, तब ये जारी किया जाता है उसको काम करने से रोकने के लिए। उत्प्रेक्षण रेट, तो जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विक्रगाधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षण के द्वारा ऊपर की अदालत में या फिर ऊपर के अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है, जिसमें उसकी शिकायत भी होती है। ठीक है, ये है बच्चों। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को अच्छे से और ढंग से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला वाला है भारतीय संविधान में वर्णित समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार। आओ बच्चों ढंग से समझेंगे। देखो, भारतीय संविधान में वर्णित समानता का अधिकार और फिर शोषण के विरुद्ध। पहले समानता का समझो। समानता का मतलब होता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, अन्य किसी भी आधार पे भेदभाव का ना होना ही समानता कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा समानता का अधिकार टोटल हमारा 5 अनुच्छेद में है। एक है अनुच्छेद 14, इसमें बेसिकली क्या है कि सभी नागरिक बिना भेदभाव के कानूनी समता और समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान है, अनुच्छेद 14 में कहा गया। 15 में कहा गया है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, ना ये धर्म के नाम पे, ना जाति, लिंग, जन्मस्थान, किसी आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियुक्तियों में अवसर की समानता, अर्थात भेदभाव नहीं होगा सार्वजनिक नियुक्तियों में। ठीक है, फिर 17 कहता है अनुच्छेद कि जो छुआछूत की प्रथा है इसकी समाप्ति है, आरक्षण का प्रावधान वगैरह ये चीजें हैं बच्चों। ओके, आया समझ? जी सर आ गया समझ। अब देखिए अनुच्छेद 18 सरकार के द्वारा सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों पर रोक लगा दी गई। ठीक है, सैन्य मामले में और शैक्षिक मामले में उपाधियां मिल सकती हैं, बाकी हर एक जो उपाधि है उस पर रोक लगा दी गई है बच्चों। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं दूसरा अधिकार जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बच्चों इस अधिकार में क्या कहा गया है, अब ध्यान से इसको समझें। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें बात ये कही गई है, एक तो अनुच्छेद 23 की और 24 की। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव व्यापार यानी कि खरीद फरोख्त, तस्करी, इसको जो है प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, बल प्रयोग के द्वारा बेगारी यानी कि जबरदस्ती काम करवाना और पैसा भी ना देना, बंधुआ मजदूरी करवाना, ये सभी प्रतिबंध कर दिए हैं। ठीक है, अर्थात बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार ये अब अपराध है, कोई ऐसा करता हुआ पाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 24 खदानों में, कारखानों में या फिर खतरनाक कामों में बच्चों के काम की मनाही, दैट मीन्स बाल श्रम अवैध। संविधान के अनुसार 14 वर्षीय कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है, उनसे काम नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। अब सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कि द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द हार्ट ऑफ सोल द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब। ठीक है, तो वो कौन सा था राइट हमारा वो बताएं, और इसके लिए कुछ
वो क्या बोलते हैं, रिट जारी करती है, ठीक है, ऑर्डर्स, जैसे हॉबियस कर्पस, मैंडेमस, इंजेक्शन, को वारंटो, रेट ऑफ वॉर, शेटर, इस तरीके से। फिर राइट टू इक्वलिटी क्या होती है और उसके आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, 14, 15, 16, 17, 18। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन, तो 23, 24 ये होता है, ऐसे करके। ओके, तो आ गया समझ। चलो, अब ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हुआ। एक बार सारे बच्चे मुझे बताएंगे अगर आपको समझ में आ गया ना ढंग से, तो आप लिखेंगे 27 यस सर, ठीक है, 27 यस सर, जिससे कि मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ आप सभी बच्चों को ढंग से जो भी मैंने समझाया है वो समझ में आ गया है बच्चों। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। ओके, 21 यस सर जी, यस सर, 27 यस सर, हाँ 27 यस सर। बच्चों देखो, हम क्या बात है, आज पानी ज्यादा पिया जा रहा है। देखो बच्चों, हम लोग जो है अपने 151, ठीक है, 151 इस टारगेट के बहुत ही पास आ चुके हैं, ठीक है, 145 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 5 से 6 और बचे हैं। जल्दी से इसको पूरा करो, ठीक है, जल्दी से इस टारगेट को पूरा करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या सब्जी, इतने तो हो ही जाएंगे तब तक, हाँ वो तो है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 28। इसमें क्या पूछा गया, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो बच्चों, अधिकार कई प्रकार के हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है राजनीतिक अधिकार। अब इसमें जैसे राजनीतिक है, तो इसमें आप समझ जाओ क्या होंगे अधिकार हमारे। इसमें अधिकार होंगे मतदान के अधिकार, निर्वाचित होने के अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। ठीक, अब मान लीजिए आर्थिक अधिकार की बात करें, तो आर्थिक अधिकार में कैसे अधिकार होंगे, इसमें हमें जो है समाज में जो अवसर है वो मिले, जिसके माध्यम से हम अपना आवास, कार्य करना, रोजगार, पर्याप्त मजदूरी, विश्राम, संपत्ति, चिकित्सा सुविधा, ऐसे जो अधिकार हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ओके, चलो और अधिकारों की बात करेंगे तो सांस्कृतिक अधिकार, ये वे अधिकार हैं जिसमें मानव के विकास, सुव्यवस्थित जीवन के लिए, कुछ मनोवैज्ञानिक नैतिक विकास के लिए जरूरी है ना। जैसे कि हमारे कुछ अधिकार हैं, लाइक हम जो है अपने शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, स्थानीय वेशभूषा में रह सकते हैं, त्योहार पूजा अपनी कर सकते हैं, अपने उत्सव वगैरह मना सकते हैं, ये सभी हमारे सांस्कृतिक अधिकार हैं। ओके, तो फाइनली यहाँ पे 28 का ये पूरा हुआ। अब अथवा में जो दे रखा है ना बच्चों, स्वतंत्रता के दो आदर्श, नेल्सन मंडेला और आंग सैन सू, इनकी कहानी, तो इनको वर्णित करते हैं एक बार। देखो, पहले स्वतंत्रता के आदर्श, नेल्सन मंडेला की कथा। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। इनकी इस किताब में दक्षिण अफ्रीका में हुए रंगभेद यानी कि नस्लभेद के साथ में व्यक्तिगत संघर्ष, गोरों के शासन के अकेलेपन की नीतियां और उनका अपने लोगों का प्रतिरोध, अपमान और कठिनाई, इन सभी के बारे में और पुलिस की क्रूरताओं के बारे में इस किताब में लिखा गया है। विशेष बात यह है कि ये संघर्ष काले और गोरे लोगों के साथ साथ श्वेत लोगों के लिए भी किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के सभी लोगों की आज़ादी के लिए, बाधाओं को दूर करने एवं अन्याय के खिलाफ संघर्ष में 28 साल तक इन्होंने, नेल्सन मंडेला जी ने अपने 28 साल जेल में गुजारे। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने और जेल जाने के अपने पसंदीदा खेल, मुक्केबाजी, कपड़े, संगीत इत्यादि तक को छोड़ दिया था। ओके, और सेकंड है यहाँ पे आंग सैन सू की पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। तो आंग सैन सू कौन थी, यह म्यांमार के घर में नजरबंद रखा गया था इनको। वह अपने बच्चों से अलग हो गई थी। जब उनके पति कैंसर के कारण मर रहे थे तो फिर उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया था, क्योंकि सैनिकों को डर था अगर ये गई तो फिर वापस इंग्लैंड से लाना तो मुश्किल है ना। वह कहती हैं कि मेरे लिए आज़ादी डर से स्वतंत्रता है, और जब तक आप डर से मुक्त नहीं रह सकते हैं, आप एक प्रतिष्ठित जीवन
या फिर प्रतिष्ठित मानव नहीं बन सकते जब तक आप अपने डर से मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों जिसके बारे में आपको इस तरीके से लिखना। हाँ, ओके, चलो आगे देखें। इंग्लिश में डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, डिस्क्राइब द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला एंड द स्टोरी आइडियल ऑफ आंग सैन सू और आइडियल ऑफ फ्रीडम, इस तरीके से। तो फॉलोइंग आर दी टाइप ऑफ राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, कल्चरल राइट्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। ओके, एंड देन आइडियल्स ऑफ फ्रीडम के बारे में ये देख लीजिए, नेल्सन मंडेला की बात है, आंग सैन सू की बात है। ओके, अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। लोकसभा की शक्तियाँ, राज्यसभा की शक्तियाँ, तो जो लोकसभा की शक्तियाँ हैं वही राज्यसभा की भी है, बस थोड़ी सी उसमें डिफरेंट चेंजेस है, थोड़े, ज़्यादा नहीं, केवल थोड़े से। जैसे कि लोकसभा की शक्ति क्या है कि ये संघ सूची पे कानून बनाती है और संमति सूची इन विषयों पे कानून बनाती है। धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करती है और पारित भी करती है। संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। आपातकाल की घोषणा करती है। कर प्रस्ताव, बजट, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, इनको स्वीकृति देती है। प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित भी करती है ये। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट है। ओके, चलो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। जी सर। और ये जो है जैसे संसद मतलब लोकसभा राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करती है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा भी सकती है महाभियोग के द्वारा। समिति और आयोगों का गठन करती है और प्रतिवेदनों पर विचार करती है। तो बहुत सारी इसकी शक्तियां हैं। अब जो इसकी शक्तियां वही राज्यसभा की हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, राज्यसभा की पहली शक्ति जैसे मान लो सामान्य विधेयक को पारित कर सकती है, विचार कर सकती है। धन विधेयक के मामले में इसमें संशोधन कर सकती है। संवैधानिक संशोधन पारित कर सकती है। प्रश्नों को पूछकर संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। और जो उसका पॉइंट है वो यहाँ पे इसके हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से आपको लिखते हुए चलना था बच्चों। ओके, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हुआ और आशा करता हूँ बच्चों की सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलो देखो, डिस्क्राइब द पावर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की पावर क्या है बच्चों, ये पढ़ लीजिए। और राज्यसभा की क्या पावर है इसके बारे में ये पढ़ लीजिए। ओके, अब जैसे क्वेश्चन है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए और राजनीति बनाम राजनीतिक सिद्धांत, इसका वर्णन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो पहले ही समझा चुका हूं, अभी आपको मैं समझा देता हूं कि हमारे लिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कई तरीके से महत्वपूर्ण है। कैसे? राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से हम भविष्य में आने वाली समस्याओं को एक दृढ़ निर्णय लेने वाले नागरिक बनेंगे। हम अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझ सकते हैं। ठीक है, एक अधिकार संपन्न और एक जागरूक नागरिक बनने के लिए, राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि, इसका आकलन करने के लिए, है ना, और शासन की व्यवस्था, लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान रखने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, समाज में उपस्थित जो पूर्वाग्रह है, पुरानी सोच है, उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों। ओके, और फाइनली अब हमने यहाँ पे अपना जो टारगेट है 101 का वो भी पूरा कर लिया है। ठीक है, चलो आपसे मैं एक दो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे आंसर करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये काफी बड़ा एक मिलान है, आपको मुझे इसका आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, एक तरफ है यहाँ पे व्यक्ति, एक तरफ है किताब। और तुम्हें मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला जी के बारे में इसमें कौन सा हमें सही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी के बारे में तो कौन सा सही ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, जल्दी से बताएंगे मुझे। वेरी गुड, हाँ सही दिख रहा है, वो है सी, यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आंग सैन सू के बारे में कौन सा सही दिख रहा है आपको, आंग सैन सू, इसके बारे में कौन सा सही दिख रहा है बच्चों, सारे आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बहुत अच्छे। हाँ सही बात, डी, आंग सैन सू, डी। गांधी जी का संबंध किससे है, हिंद स्वराज, दामानी रिटोड या फिर ऑन लिबर्टी।
गांधी जी का संबंध किससे है बच्चों? सारे बच्चे जल्दी बताओ किससे संबंध है गांधी जी का। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है, सबने सही किया है। गांधी जी का संबंध है हिंद स्वराज से। अब जॉन स्टुअर्ट मिल का संबंध है ऑन लिबर्टी से, और ओब्रे मेनिन का संबंध है रामायण रीटोल्ड से। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों घबराओ मत, ये रहा आपका क्वेश्चन, पढ़ सकते हो। एक तरफ है क्वेश्चन, एक तरफ है बुक, तो यहाँ पे बी करेक्ट है। ओके बच्चों, ओके। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मिलकर आज के इस 1 घंटे की वीडियो के अंदर क्लास 11th के अपने पॉलिटिकल साइंस के फाइनल के एग्जाम के लिए जो एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर इसको सॉल्व कर लिया है, स्पेशली इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए, है ना। आपकी डिमांड थी सर जी एक पेपर करवा देना, हमारा जिस दिन पेपर है, तो लीजिए करवा दिया हमने आपको, है ना। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने पता है क्या करना है, सिंपल सा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और हाँ कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हाँ आपको ये अच्छे समझ में आया या नहीं, है ना। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ एडवांस में एक बार फिर से आज आपका जो पेपर होने वाला है, इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना, तैयारी अच्छी करवा दिए, थोड़ी और अच्छी कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।